चलिए आज बात करते हैं अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग की। ये वो कहानियां हैं जो हमें सीधे उन बच्चों की दुनिया में ले जाती हैं जिनका बचपन गरीबी और शोषण की चक्की में कहीं खो गया है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधी लेकिन दिल पर लगने वाली बात से होती है। जरा सुनिए, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। सोचिए, ये आवाज एक बच्चे की है, एक ऐसा बच्चा जिसके लिए कूड़े का ढेर किसी खजाने के जैसा है। और इसी खजाने को ढूंढते हुए हमारी मुलाकात होती है साहिब से, कहानी का पहला किरदार। लेखिका बताती हैं कि वो हर सुबह इस लड़के को अपने पड़ोस के कूड़े के ढेरों में कुछ न कुछ खोजते हुए देखती थीं। और साहिब के बारे में जो सबसे पहली चीज चौंकाती है वो है उसका नाम। देखिए, नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और उसकी हकीकत ये है कि वो नंगे पैर सड़कों पर घूमता है, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का जो कूड़े के ढेर में अपना सोना ढूंढता है। तो ये सोना है क्या आखिर? देखिए, सीमापुरी में कूड़े का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो ये सीधी सीधी रोजी रोटी है, इसी से घर चलता है। लेकिन बच्चों के लिए, अरे बच्चों के लिए तो ये एक उम्मीद है, एक अजूबा है। क्या पता कब कोई सिक्का मिल जाए, या शायद 10 रुपए का नोट। अब सवाल उठता है कि ये सीमापुरी जगह है कहाँ? वैसे तो ये दिल्ली के बिल्कुल किनारे पर है, उसकी सरहद पर। लेकिन सच पूछिए तो दिल्ली से मीलों दूर है, एक अलग ही दुनिया। यहाँ करीब करीब 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। घर मिट्टी के बने हुए, ना कोई सीवेज, ना पीने का साफ पानी। यहाँ बस एक ही सच्चाई है, जिंदा रहना है तो कूड़ा बीनना। अब साहिब की कहानी में एक मोड़ आता है, और इस मोड़ को समझने के लिए बस ये 3 शब्द काफी हैं। वो थैला उसका था। हाँ, वही कूड़ा बीनने वाला थैला। वो सिर्फ एक थैला नहीं था, वो उसकी आज़ादी का निशान था, उसकी अपनी मर्जी का। लेकिन अब क्या? अब साहिद ने वो काम छोड़ दिया है। अब वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। महीने के 800 रुपए मिलते हैं और साथ में तीनों वक्त का खाना। सुनने में तो लगता है कि जिंदगी बेहतर हो गई, है ना? लेकिन असली कहानी यहीं छुपी है। वो जो स्टील का कनस्तर अब वो उठाता है, वो उस चाय की दुकान के मालिक का है। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। लेखिका कहती है कि वो स्टील का कनस्तर उसके अपने पुराने थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि उस कनस्तर में सिर्फ चाय नहीं है, उसमें उसकी खोई हुई आज़ादी का वजन है, उसके चेहरे से गायब हो चुकी उस बेफिक्री का बोझ है। तो साहिब की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी थोड़ी सी सुरक्षा की कीमत कितनी बड़ी होती है, अपनी आज़ादी। चलिए अब साहिब की दुनिया से निकलते हैं और फिरोजाबाद चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मुकेश से, एक ऐसा लड़का जो उस किस्मत को मानने से इनकार करता है जो उसके लिए लिख दी गई है। वो एक सपना देखने की हिम्मत करता है। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, वो शहर जिसे भारत की सुहाग नगरी भी कहते हैं, कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा गढ़। और यहाँ की कहानी ये है कि पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन काम नहीं बदलता। परिवार के परिवार बस इन्हीं कांच की भट्टियों के आसपास चूड़ियां बनाते बनाते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और इस काम में लगे हैं, जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 20,000। 20,000 बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो गैर कानूनी तरीके से इन अंधेरी गरम भट्टियों में काम करते हैं, अपना पूरा पूरा दिन झोंक देते हैं। और नतीजा ये होता है कि कई बच्चे तो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। तो सवाल ये है कि लोग इस चक्र को तोड़ते क्यों नहीं? इसका जवाब मुकेश की दादी के शब्दों में मिलता है। वो कहती हैं, ये तो उसका कर्म है, उसकी किस्मत। भगवान ने जो लकीर खींच दी, उससे भला कौन मिटा सकता है? बस यही वो सोच है, वो गहरी मान्यता जो इन परिवारों को कुछ और करने या सोचने से ही रोक देती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा जाल है, वो कौन सा सिस्टम है जो साहिब और मुकेश जैसे बच्चों को इस गरीबी और शोषण से बाहर ही नहीं निकलने देता। असल में यहाँ 2 दुनियाएं हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। पहली दुनिया है बच्चे का अपना परिवार, जो खुद गरीबी में फंसा है, जाति के बोझ के नीचे दबा हुआ है। और फिर है दूसरी दुनिया, साहूकारों की, बिचौलियों की, पुलिस वालों की, कानून के रखवालों, बाबुओं और नेताओं की। ये सब मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं, एक ऐसा बोझ बच्चे पर डाल देते हैं जिसे वो चाहकर भी कभी उतार नहीं सकता। लेकिन इस सारे अंधेरे और निराशा के बीच एक आवाज है जो हिम्मत नहीं हारती।
मुकेश की आवाज। वो कहता है, मुझे मोटा मैकेनिक बनना है, मैं पैदल चलकर जाऊंगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सपने देखना भी एक तरह की बगावत हो, वहां एक लड़का कह रहा है कि गैरेज दूर है तो क्या, मैं पैदल जाऊंगा। उसका ये सपना उस अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल हालातों में भी एक सपना देखने की जिद शायद वही बदलाव का पहला कदम होता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हालात ऐसे हों कि एक सपना देखना भी बहुत बड़ी हिम्मत का काम बन जाए, तो फिर उस चक्र को तोड़ने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।